कर दे, ऑन कर दे। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी का स्वागत है। अभी तक किसी का कमेंट आया नहीं है। हाँ, आ गया है। कोमल सिंह सबसे पहले उन्होंने कमेंट किया है। फिर प्रिया यादव जी हैं। प्रिया जी, बहुत बहुत शुभाशीष आपको भैया। प्रिया नमस्कार। खुश रहो बच्चे, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो, ईश्वर आपका जल्दी सिलेक्शन करे। प्रियांशु यादव जी हैं। अमरजीत सरोज हैं। अमरजीत जी नमस्ते, बहुत बहुत शुभाशीष आपको। चलिए, एक अच्छी आदत तो आप लोगों ने डाली कि अब आप लोगों ने गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग कहना बंद कर दिया, लेकिन फिर भी है कुछ, ठीक है, अभी कहने वाले। तो इसका मतलब है कि आपने मेरी जो भावुक अपील थी आप लोगों से मैंने की थी, वो अभी आपने सुनी नहीं। निधि है, नरेश हैं, आरिफ खान हैं, अंकित हैं, अनामिका है, अंजलि हैं, सोनम है, राजन जी है, मानसी जी हैं, शालिनी है, अंजू है, निधि मौर्य है, बबलू कुमार हैं, और प्रिंसी हैं, ज्ञानेंद्र, निखिल जी हैं, एके हैं, प्रीतम हैं। प्रीतम जी राम राम, बहुत बहुत शुभाशीष सभी को। जय हिंद, नमस्ते, राधे राधे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। तो आज हम डिस्कस करेंगे संवैधानिक प्रक्रिया जो है, ठीक है ना। जब हम किसी भी विधेयक को पारित करते हैं तो विधेयकों के संबंध में जो संवैधानिक प्रक्रिया है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आज का ये जो टॉपिक है वास्तव में हल्का सा कठिन है अगर हम इसकी कंपैरिजन करें बाकी के अन्य टॉपिक से। तो इसलिए आज आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि आज आप क्लास में, ठीक है, बेमतलब का इंटरफियर ना करें, डिस्टरबेंस ना करें, बहुत अच्छे से पूरे मनोभाव से आप इस क्लास को समझें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। दूसरा, ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट मुझे मिलते हैं, बहुत बढ़िया लगता है यार। देखो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि आप बस पॉलिटी पढ़ो, आप बस पढ़ो। जीना पॉलिटी में मैं आपको सिखा दूंगा, ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। और जो मैंने प्रॉमिस आपसे किया था कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या किसी भी मॉक के क्वेश्चंस लगाना, जो भी टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं उनमें से एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो पढ़ाई हुए से बाहर चला जाए। ठीक है, अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन बन भी जाता है ना तो फिर भी आपका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा उसका, आप ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट आप उसको सही कर पा रहे होंगे। ऐसा नहीं लगेगा आपको कि भाई ये तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं, ऐसा नहीं होगा, है ना जी। और दूसरा, लगभग लगभग 50 आर्टिकल हम कंप्लीट कर चुके हैं, उससे ऊपर एक एक आर्टिकल आपको अक्षर से याद हो गया होगा अगर आप इस क्लास को बिल्कुल शुरुआत से कर रहे होंगे मेरे साथ। और ऐसे ही चलेगा पूरी पॉलिटी की यात्रा में। मैंने पॉलिटी वहां से स्टार्ट नहीं की जहां से सब करते हैं, ठीक है, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान के स्रोत, नहीं, वहां से नहीं, अलग से मैंने शासन से स्टार्ट किया है। और शासन सबसे कठिन माना जाता है, सबसे कठिन पहलू से मैंने पॉलिटी को स्टार्ट किया। और आप देख पा रहे होंगे कि ये वाले कॉन्सेप्ट आपके कैसे मजबूत हो रहे हैं। ठीक है जी, तो इसलिए फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, कुछ क्लासेस में आपको समझाना बहुत पड़ा, ठीक है, कई बार अपने आप को भी आपके सामने प्रूव करवाना पड़ा, क्योंकि मजबूरी बन जाती है, क्या करें। अभी अभी आप लोग नई नई तैयारी में आए हैं, आपको लगता है कि सारी चीज़ें हमारे ही अकॉर्डिंग होनी चाहिए, हमें मेहनत भी ना करनी पड़े और सब कुछ हमारी क्लियर भी हो जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। तो हल्का सा शुरुआत में मुझे बताना पड़ा, आपको समझाना पड़ा, लेकिन आप लोग इतने अच्छे निकले वास्तव में, सच में सबसे प्यारा बैच है मेरी जिंदगी का, ये सबसे प्यारा। देखिए, इतने अच्छे बच्चे आप निकले कि आपने 3-4 क्लासेस के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया खुद व खुद कि हाँ, ठीक है, अगर पॉलिटी अच्छी करनी है, पॉलिटी के कॉन्सेप्ट अगर मजबूत करने हैं तो फिर भाई इस क्लास को हमें पूरे मन से पढ़ना पड़ेगा। और मैं इंस्टा पे बता रहा हूँ, पर्सनली इतने मैसेज हैं मेरे पास, आप लोग फॉलो भी करते हो मुझे, क्योंकि ठीक है ना, मैंने कल देखा था कि इस क्लास को लेने के बाद मैंने एक फोटो डाला और तुरंत बोल दिया आप लोगों ने कि सर ये टी शर्ट तो आपने, ये शर्ट तो आपने क्लास में पहन रखी थी। चलो वो दूसरी बात है, लेकिन आपने पर्सनली मुझे टेलीग्राम वगैरह पे मैसेज किया कई सारे बच्चों के कि सर हम शुरुआती 3 क्लासेस में, तो हम भी उनमें से एक थे जिन्होंने गलत बोला आपके बारे में, लेकिन फिर बाद में सर मैंने अपने आप से ही माफ़ी मांगी। एक कह रहा सर मैंने अपने आप को 2 तमाचे मारे कि तूने क्या कह दिया, है ना। तो कोई बात नहीं, ऐसा होता है, शुरुआत में ऐसा होता है, मेरी क्लासेस में अक्सर ऐसा होता है, मैं कोई भी विषय पढ़ाऊंगा होगा, क्योंकि मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है लॉलीपॉप। ठीक है, लॉलीपॉप का मतलब होता है कि शुरुआत में, ठीक है, सरल सरल से टॉपिक पढ़ा देना, कॉन्सेप्ट मजबूत ना कराना। ठीक है, तो मैं वैसे नहीं, मैं बिल्कुल, ठीक है, एकदम फंडामेंटल से और कॉन्सेप्ट से क्लासेस को लेकर चलता हूँ। शुरुआती 3-4 क्लासेस में आपको जरूर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ठीक है बाद में बहुत मजा आपको आता है जब आप क्वेश्चंस लगाने बैठते हो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे बच्चे विधेयकों के संबंध में संसदीय प्रक्रिया। जैसा कि मैंने बोला बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, इसलिए ठीक है।
विधेयकों के संबंध में संसदीय प्रक्रिया। संसदीय प्रक्रिया, ठीक है जी। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए बच्चे, विधेयक कई प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे एक होता है आपका बच्चे जिसको हम लोग कहते हैं साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक नंबर फर्स्ट। एक होता है बच्चे आपका धन विधेयक, मनी बिल, धन विधेयक, ठीक है। एक होता है मेरे प्यारे बच्चे आपका वित्त विधेयक। लेकिन ये जो वित्त विधेयक होते हैं, ये वित्त विधेयक बच्चे दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रथम प्रकार का वित्त विधेयक, दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं द्वितीय प्रकार का वित्त विधेयक। और एक होता है बच्चे विधेयक जो संसद में लाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं संविधान संशोधन विधेयक। क्या कहते हैं? संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, ठीक है। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि आज मैं आपको जो है ना, ठीक है, ये सारे विधेयक नहीं कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि आज ही मैंने अगर आपको ये सारे विधेयक कंप्लीट करा दिए तो आप पहली बार इनको पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में क्या होगा बच्चे? आपके दिमाग में बड़ी दिक्कत सी हो जाएगी, ठीक है। आप कहोगे कि यार कैसे होगा, क्या होगा, आपके को समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए आज मैं साधारण धन विधेयक, ठीक है, हो सकता है कि मैं संविधान संशोधन विधेयक आज क्लियर करूं, ठीक है। कल मैं आपकी क्लास लूंगा और कल सैटरडे को मैं क्लास लूंगा और कल की क्लास में मैं केवल व केवल एमसीक्यू कराऊंगा। जितना अभी तक पढ़ा दिया उसके हम एमसीक्यू कराएंगे कल की क्लास में। सुबह 10 बजे ही होगी, इसलिए कल की क्लास में सभी का आना बहुत जरूरी है, सभी का आना बहुत अनिवार्य होता है, ठीक है जी। ये क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले साधारण विधेयक। साधारण विधेयक को हम लोग ऑर्डिनरी विल कहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ द विल, टाइप्स ऑफ द विधेयक, विधेयकों के प्रकार के बारे में। तो हम यहाँ पर ऑर्डिनरी विल के बारे में बात करेंगे। साधारण विधेयक को हम ऑर्डिनरी विल बोलते हैं बच्चे। हम ऑर्डिनरी विल के बारे में बात करेंगे, ऑर्डिनरी विल क्या होता है, कैसे होता है, किस सदन में लाया जाता है। इसके बाद फिर हम मनी विल के बारे में बात करेंगे, मनी विल क्या होता है, किस सदन में लाया जाता है, कैसा होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल के बारे में चर्चा करेंगे और हम समझेंगे कि फाइनेंस बिल में और मनी बिल में क्या अंतर होता है, ठीक है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंस एंड मनी बिल, दोनों में क्या अंतर है। एंड हम उसके बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा करेंगे, अमेंडमेंट बिल के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये बात, ठीक है, सभी को समझ में आ रही है। तो विधेयकों के संबंध में हम संसदीय प्रक्रिया के बारे में जिक्र करने जा रहे हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस क्लास को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाने के क्रम में हम अपने कुछ चीज़ों को क्लियर करते हैं। बहुत अच्छे से आपको, ठीक है, यहाँ पर समझना है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे, हम एक चार्ट बनाएंगे, इसमें लिखेंगे हम, ठीक है, एक जगह, मतलब सबसे पहले कॉलम में हम लोग लिखेंगे लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। एक कॉलम में लोकसभा लिखा, एक कॉलम में हमने लिखा राज्यसभा, राज्यसभा, और एक कॉलम में हमने रख दिया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद भैया यहां पर हमने लिख दिया विधेयक का प्रकार, ठीक है, मतलब वह विधेयक कौन से प्रकार का है, वह विधेयक कौन से प्रकार का है, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर आपका मैं इसी तरह से आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो आपको खुद अपनी कॉपी में, ठीक है, क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विधेयक कौन सा है, हम किस विधेयक को सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले साधारण विधेयक को। किसको भैया जी? हम साधारण विधेयक को पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ऑर्डिनरी विल, साधारण विधेयक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब यहां पर आप समझिए, साधारण विधेयक जो ऑर्डिनरी बिल होता है, हम ऑर्डिनरी बिल को, साधारण विधेयक को बच्चे दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। हम चाहें तो साधारण विधेयक को लोकसभा में ला सकते हैं, हम चाहें तो साधारण विधेयक को बच्चे सबसे पहले हम राज्यसभा में ला सकते हैं। साधारण विधेयक को दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले लाया जा सकता है।
बात समझ में आ रही है? चलिए, दूसरा क्या होता है बच्चे, ये जो साधारण विधेयक है ये सरकार के किसी भी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब सरकार के किसी मंत्री के द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाता है तब ऐसे साधारण विधेयक को हम कहते हैं बच्चे संसदीय विधेयक। बात समझ में आ रही है जी? लेकिन उसके बारे में हम ठीक है बाद में चर्चा करेंगे। सॉरी, उसको हम लोग कहते हैं सरकारी विधेयक। ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक क्या है, अभी फिलहाल आप इस बात को थोड़ा सा छोड़िए, स्किप कीजिए। बस इतना समझिए कि कोई भी साधारण विधेयक है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल है। अच्छा, बिल और अधिनियम में अंतर क्या होता है? बिल का मतलब होता है बच्चे कि जब तक वह दोनों सदन में है और राष्ट्रपति की स्वीकृति उसे नहीं मिल जाती, ठीक है ना, जब तक कोई भी ऐसा प्रस्ताव जो दोनों सदन में है और राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक तो वह विधेयक होता है। लेकिन दोनों सदनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल जाती है तो ऐसा विधेयक फिर कानून बन जाता है, और कानून बन जाने के बाद हम उसे अधिनियम कहते हैं। मेरे प्यारे बाबू, हम उसे क्या कहते हैं? कानून बन जाने के बाद हम उसे अधिनियम कहते हैं। क्लियर है? तो अब यहां पर देखो, साधारण विधेयक है। साधारण विधेयक को आप चाहें तो लोकसभा में सबसे पहले ला सकते हैं, या फिर आप चाहें तो राज्यसभा में इसको सबसे पहले ला सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो बेटा लोकसभा में साधारण विधेयक को सबसे पहले ला सकते हैं, और आप चाहें तो राज्यसभा में साधारण विधेयक को सबसे पहले ला सकते हैं। आप दोनों में से किसी भी सदन में साधारण विधेयक को सबसे पहले ला सकते हैं। ठीक है, इस बात की पूरी छूट होती है। अगर सरकार के किसी मंत्री के द्वारा लाया जाता है तो ऐसे साधारण विधेयक को फिर हम सरकारी विधेयक कहते हैं, और अगर विपक्ष के किसी व्यक्ति के द्वारा लाया जाता है, किसी सांसद के द्वारा लाया जाता है बच्चे ऐसा विधेयक, ठीक है, उससे संबंधित प्रस्ताव, उसे हम गैर सरकारी विधेयक बोलते हैं। बस इतना आपको समझना है। चलिए, कोई साधारण विधेयक था, हम सबसे पहले लोकसभा में लाए, साधारण विधेयक लोकसभा में आया। सपोज डेट बेटा मान के चलते हैं, तो ये तो मैंने बता दिया, यहां पर लोकसभा, ठीक है ना, अपॉन राज्यसभा लिखा है, राज्यसभा अपॉन लोकसभा लिखा है, तो इसका मतलब यही है कि आप दोनों में से किसी भी सदन में सबसे पहले ला सकते हैं। आप चाहें तो उसे लोकसभा में सबसे पहले ला सकते हैं, लोकसभा से पास हो जाने के बाद फिर राज्यसभा में जाएगा। आप चाहें तो उसे राज्यसभा में सबसे पहले ला सकते हैं, राज्यसभा से पास होने के बाद वह, माफ कीजिएगा, राज्यसभा में पास होने के बाद फिर वो कहां जाएगा? लोकसभा में जाएगा। ठीक है, जब कोई भी साधारण विधेयक सबसे पहले मान के चलिए लोकसभा में आया, मान लीजिए दोनों में से किसी भी सदन में आ सकता है, लेकिन बाबू मानो कि वह लोकसभा में सबसे पहले आया वो साधारण विधेयक, तो जब वह लोकसभा में आया तो उसे साधारण बहुमत से पारित होना पड़ेगा। कौन से बहुमत से पारित होना पड़ेगा उसको? साधारण बहुमत से पारित होना पड़ेगा उसको। ये बात आ रही है आपको समझ में? साधारण बहुमत, साधारण बहुमत मैंने आपको समझाया है। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी, बहुमत के प्रकार मैंने आपको सबसे पहले इसीलिए पढ़ाए थे जिससे कि आगे आपको सहूलियत हो इन्हें पढ़ने में और इन्हें समझने में। तो साधारण बहुमत क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 वालों का 50% प्लस 1। ये बता रही है समझ में बच्चे? ये क्या है? ये साधारण बहुमत है। तो लोकसभा से वो साधारण बहुमत से पारित हो गया। अब जब वो लोकसभा से पारित हो गया तो लोकसभा के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में जाएगा। ठीक है बच्चे, अब जब कोई भी विधेयक जो एक सदन से पारित होने के बाद दूसरे सदन में पहुंचा तो दूसरे सदन के पास उस विधेयक के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं, इन शक्तियों को आप समझो कि दूसरा सदन जो है वो क्या क्या पावर रखता है। देखो, सबसे पहले राज्यसभा एक काम कर सकता है कि राज्यसभा भी इसको अपनी स्वीकृति दे दे। ठीक है, या तो राज्यसभा के पास ये अधिकार है, सबसे पहला अधिकार राज्यसभा के पास क्या है कि राज्यसभा उसको बेटा अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, राज्यसभा उसको अपनी स्वीकृति दे दे। जब राज्यसभा उसे अपनी स्वीकृति देगा तो राज्यसभा उसे अपनी स्वीकृति साधारण बहुमत से देगा। ये ध्यान रखना, राज्यसभा उसे अपनी स्वीकृति किससे देगा बच्चे? राज्यसभा उसे अपनी स्वीकृति, ठीक है ना, ऑर्डिनरी, ठीक है, मेजोरिटी से या जनरल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से देगा। तो राज्यसभा के पास सबसे पहली शक्ति तो ये होती है कि राज्यसभा उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे, नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। जब राज्यसभा ने स्वीकृति प्रदान कर दी उस विधेयक पर तो अब वह विधेयक राज्यसभा के बाद भैया जी कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। राज्यसभा के बाद वो राष्ट्रपति के पास चला गया। तो सबसे पहला अधिकार ये है राज्यसभा के पास कि राज्यसभा भाई उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दे। अगर मान के चलो मेरे प्यारे बच्चे कि राज्यसभा स्वीकृति नहीं देता तो क्या कर सकता है? देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे? राज्यसभा इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यसभा कह सकता है लोकसभा से कि आप जो है ना इस पर पुनर्विचार करके लाइए, पुनर्विचार करके लाइए, मुझे इस विधेयक में ये कमियां लग रही हैं, आप इन कमियों को संशोधित कीजिए, उसके बाद फिर आप मेरे पास भेजिए
तब मैं इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करूंगा, तब मैं इसे अपनी स्वीकृति प्रदान करूंगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो दूसरी पावर क्या होती है राज्यसभा के पास, कि राज्यसभा कह सकता है, मतलब कोई भी दूसरा सदन अगर राज्यसभा में पहले आया है तो लोकसभा ऐसा बोल सकता है, और लोकसभा में पहले आया है तो राज्यसभा ऐसा बोल सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो जो भी दूसरा सदन है, मतलब वह विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद जब दूसरे सदन में जाएगा, लोकसभा में पहले आया तो राज्यसभा के पास ये अधिकार है, राज्यसभा के पास ये शक्ति है, राज्यसभा की कर्तव्य है। और अगर ये राज्यसभा में आया सबसे पहले, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर लोकसभा के पास यही अधिकार है, क्या तो स्वीकृति प्रदान कर दे, स्वीकृति देगा किससे बच्चे, साधारण बहुमत से, या फिर इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दे। और जब पुनर्विचार के लिए लौटाएगा तो वह इसमें कुछ संशोधन सुझाएगा, वो कहेगा कि ये अमुक अमुक संशोधन आप करके आइए। ठीक है, तो वो संशोधन का सुझाव देगा कि भाई मुझे ये कमियां लग रही हैं, बोलो, है ना बच्चे। अब जैसे मान के चलिए कि हम लोग जब इंजीनियरिंग में थे तो हम लोग असाइनमेंट बनाते थे। अब जब असाइनमेंट बनाते थे तो बनाने के बाद हम टीचर या मैडम के सामने हम उसे प्रस्तुत करते थे असाइनमेंट को, तो वो पूरा असाइनमेंट पढ़ती थी मैडम या फिर जो हमारा सर होते थे, और वो बोलते थे कि भाई दिग्विजय इसमें ये एक कमियां है, आप इनको सुधार करके लाओ। हम उन कमियों को फिर सुधार लेते थे। तो ठीक वही वाली बात है कि भैया जी पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए कब भेजेंगे, जब दूसरे सदन को लगता है कि भाई इसमें कुछ कमियां हैं, इन कमियों पर विचार होना चाहिए, तो इसलिए पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, इन कमियों में सुधार होना चाहिए। तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा यह है कि कोई भी दूसरा सदन इस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, कोई भी दूसरा सदन इस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। लेकिन स्वीकृति रोक सकता है अधिकतम बच्चे कितने महीने तक, 6 महीने तक। स्वीकृति रोक सकता है अधिकतम कितने महीने तक मेरे प्यारे बच्चे, 6 महीने तक इस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। फिर 6 महीने के बाद क्या होगा, 6 महीने के बाद जो राष्ट्रपति महोदय हैं, ये बात राष्ट्रपति महोदय को बताई जाएगी। मतलब जिस सदन में सबसे पहले ये विधेयक लाया गया था, जैसे लोकसभा में विधेयक सबसे पहले लाया गया, लोकसभा ने इसको पास करके भेज दिया, लेकिन राज्यसभा ने इस पर क्या किया कि राज्यसभा ने बच्चे इस पर अपनी स्वीकृति रोक दी। जब राज्यसभा ने इस पर अपनी स्वीकृति रोक दी और 6 महीने तक कोई स्वीकृति नहीं दी, तो लोकसभा में चूंकि सबसे पहले लाएगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति को बताएगा कि साहब हमने एक विधेयक भेजा था पारित करके साधारण बहुमत से, और वो राज्यसभा में गया और राज्यसभा ने अभी तक इस पर कोई भी विचार अपना प्रस्तुत नहीं किया। इसका मतलब है कि राज्यसभा ने कहीं ना कहीं इस पर अपनी स्वीकृति रोक ली साहब, क्योंकि 6 महीने से ऊपर हो गई। राष्ट्रपति कहेगा अच्छा ये बात हुई है, ठीक है भाई। तो राष्ट्रपति क्या करेगा, आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाएगा, संयुक्त बैठक बुलाएगा दोनों सदनों की। इस संयुक्त बैठक में जो आर्टिकल 108 के तहत जो संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी बच्चे, इसमें दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित होंगे, इसमें दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित होंगे बच्चे इस संयुक्त बैठक में। ठीक है, समझिएगा इस बात को, उपस्थित होंगे। और इस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, आप सब लोग जानते हैं, बच्चों जैसा सवाल है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है बच्चे, लोकसभा का स्पीकर करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ये बात समझ में आ रही है। संयुक्त बैठक में दोनों ही सदन उपस्थित होते हैं, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है भैया, लोकसभा का स्पीकर करता है। अब जब संयुक्त बैठक बैठेगी, ठीक है, संयुक्त बैठक बैठेगी, तो संयुक्त बैठक में मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, नई पेज पर आप समझना। संयुक्त बैठक बैठी, ज्वाइंट सेशन बैठा। अब आप इस ज्वाइंट सेशन को मेरे प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से समझना। इस ज्वाइंट सेशन में संयुक्त बैठक में, अच्छा संयुक्त बैठक को समन किसने किया, समन किसने किया, या संयुक्त बैठक को कॉल किसने किया, तो आपको पता है कि संयुक्त बैठक को कॉल करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी, है ना जी। समन कौन करेंगे, इसको बुलाएंगे कौन, तो महामहिम राष्ट्रपति जी इसको बुलाएंगे। अब इसमें दोनों सदन बैठे हुए हैं संयुक्त बैठक में, लोकसभा के भी सदस्य बैठे हुए हैं, दोनों ही सदन बैठे हैं। इसमें लोकसभा भी बैठी हुई है बच्चे, लोकसभा के 543 सदस्य बैठे हुए हैं, और राज्यसभा के 245 सदस्य बैठे हुए हैं। हम पूरे को बैठाते हैं, ठीक है, जितने भी हैं हम सबको बैठाते हैं एक साथ, ठीक है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि लोकसभा ने तो पारित करके भेजा था, लोकसभा ने तो इस पर अपनी स्वीकृति दे दी थी, लेकिन लोकसभा से स्वीकृति होने के बाद कहां पर गया था, राज्यसभा में गया था, राज्यसभा ने इसको रोक लिया था। ऐसा ही तो हुआ था, लोकसभा से तो पारित हुआ था, लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास गया था, राज्यसभा ने इसको रोक लिया था। अब जब भैया जी संयुक्त बैठक हुई, तो संयुक्त बैठक में ऑब्वियस सी बात है बच्चे, संयुक्त बैठक में वोटिंग होगी, वोटिंग होगी संयुक्त बैठक में। और जब संयुक्त बैठक में वोटिंग हुई,
तो लोकसभा ऑब्वियस भाई, आप जब देखेंगे दोनों की संख्या को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि भाई लोकसभा की संख्या राज्यसभा के दोगुने से भी अधिक है। लोकसभा की संख्या राज्यसभा के दोगुने से भी अधिक है। तो वोटिंग में ऑब्वियस ही बात है बच्चे, लोकसभा, ठीक है, इस विधेयक को पास करा ली जाएगी। लोकसभा इस विधेयक को पास करा ली जाएगी। इसका मतलब क्या है कि लोकसभा की इच्छा अगर है, लोकसभा की इच्छा है तो कोई भी विधेयक कानून बन सकता है। लोकसभा की इच्छा से कोई भी साधारण विधेयक कानून बन सकता है। लोकसभा की इच्छा से कोई भी साधारण विधेयक कानून बन सकता है कि नहीं बच्चे? कोई भी साधारण विधेयक कानून बन सकता है, अगर लोकसभा की इच्छा है तो कानून बन सकता है। कोई भी साधारण विधेयक कानून बन सकता है। और अगर मेरे प्यारे बच्चे लोकसभा की इच्छा नहीं है तो लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी साधारण विधेयक कानून नहीं बन सकता। मैं समझाऊंगा। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी साधारण विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसमें स्पेशली मेंशन करना, साधारण विधेयक, कोई भी साधारण विधेयक कानून नहीं बन सकता। कोई भी साधारण विधेयक कानून नहीं बन सकता। कानून नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी साधारण विधेयक कानून नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। ये बात आप लिख के ले लो। अब कैसे, इस बात को मैं आपको समझाता हूं, जरा यहां पर समझिए, ठीक है, यहां पर फोकस कीजिए। कोई भी साधारण विधेयक लोकसभा में आया था, लोकसभा से तो वो साधारण विधेयक पास हो गया, और जब वो साधारण विधेयक लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा में गया। राज्यसभा या तो इस पर अपनी स्वीकृति दे दे, ठीक है, राज्यसभा के सदस्य भी साधारण बहुमत से इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दें। साधारण बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1 साधारण बहुमत होता है। तो लोकसभा से पास होने के बाद जब वो राज्यसभा में गया, लोकसभा से पास होने के बाद जब वो राज्यसभा में गया, तो राज्यसभा के सदस्य बेटा इस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं साधारण बहुमत से, या फिर वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। राज्यसभा कह सकती है लोकसभा से कि भाई हमें इसमें ये कमियां लग रही हैं, आप इस पर पुनर्विचार करके लाओ। क्या? पुनर्विचार करके लाओ। या फिर तीसरा ये है कि वह इसको अधिकतम 6 महीने तक रोक सकता है। 6 महीने तक राज्यसभा ने इस पर अपनी किसी भी प्रकार की ना तो स्वीकृति दी, ना ही इस पर अपनी किसी भी प्रकार की कोई अस्वीकृति दी। जैसे ही 6 महीने हो गए तो तुरंत लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति को कहेगा कि देखो देखो राष्ट्रपति, इसने हमारा विधेयक रोक लिया। मेरी बात समझ में आ रही है? राष्ट्रपति तुरंत आर्टिकल 108 के तहत क्या बुलाएंगे? संयुक्त बैठक बुलाएंगे। संयुक्त बैठक कॉल राष्ट्रपति करते हैं आर्टिकल 108 के तहत। और इस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है, मैंने आपको अभी बताया, पहले ही बताया कि अध्यक्षता हमेशा ध्यान रखना लोकसभा के स्पीकर करेंगे, राज्यसभा के सभापति नहीं कर सकते, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। अगर मान के चलिए आप कहेंगे सर लोकसभा का स्पीकर उपस्थित नहीं है, तो राष्ट्रपति जिस भी व्यक्ति को अध्यक्षता करने के लिए बोलेगा वो व्यक्ति इसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति जिसको भी बोले, आमतौर पर वो व्यक्ति भी लोकसभा से ही होगा। तो अध्यक्षता भैया जी कौन करेंगे? ठीक है, लोकसभा के स्पीकर करेंगे। बस ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब ठीक है, लोकसभा से पास होके गया था, राज्यसभा ने रोका था, ठीक है। अब जब संयुक्त बैठक हुई तो संयुक्त बैठक में आप ही बताओ किसका पलड़ा भारी है? ऑन द टर्म्स ऑफ द नंबर, नंबर की दृष्टि से किसका पलड़ा भारी है? लोकसभा का पलड़ा भारी है। लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के दोगुने से भी अधिक है। लोकसभा फिर भी यहां पर पास करा के ले जाएगा। बात समझ पा रही है? अरे भाई मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं, ठीक है ना। रजनीश कह रहे हैं मैडम आ गई। अरे मैं स्टूडियो से क्लास ले रहा हूं मेरे लाल। चलो क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो क्लियर हो गया, ये बात हमारी बहुत अच्छे से क्लियर होगी कि सर ठीक है फिर भी पास हो जाएगा। अगर मान के चलिए उल्टा होता, राज्यसभा में आता, ये विधेयक राज्यसभा में आता, राज्यसभा पास करके लोकसभा के पास भेज देती और लोकसभा इसको 6 महीने तक रोक लेता, लोकसभा इसको 6 महीने तक रोक लेता, ठीक है ना। उल्टा कर देते हैं कि भाई राज्यसभा में सबसे पहले आता ये विधेयक, राज्यसभा के बाद ये विधेयक लोकसभा में जाता, और लोकसभा या तो स्वीकृति दे सकती थी, लोकसभा या पुनर्विचार के लिए लौटा सकती थी, या फिर लोकसभा भी इसको 6 महीने तक रोक सकती थी। मान के चलो कि लोकसभा ने इसको 6 महीने तक रोक लिया, और जब लोकसभा ने, ठीक है ना, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, ठीक है, चुपचाप सुनो जो मैं पढ़ा रहा हूं।
ठीक है, एक भी बच्चे का कमेंट नहीं आना चाहिए। जो भी लव यू फव यू बोलना है बच्चे बाद में बोलो। ठीक है, बिल्कुल मैं चाहता हूं कि कमेंट बिल्कुल स्टॉप हो। ठीक है, मैं तभी पढ़ाऊंगा, ऐसे थोड़ी नहीं चलेगा यार। कोई अध्यापक अपना सब कुछ तुम्हारे लिए न्यौछावर कर रहा है। ठीक है, जब मैं पूछूं कि कोई डाउट है तब आप मुझे बताना। ठीक है, अच्छे बच्चों का परिचय दो बेटा, प्लीज अच्छे बच्चों का परिचय दो। ये दिखाओ कि सर ठीक है 4-5 हजार आप लोग लाए, वो हम अपने टीचर की बात मानते, अगर टीचर ने कह दिया तो हम कमेंट रोक देंगे। मोहम्मद तारिक कह रहे मेरा नाम ले लीजिए, लो कुछ नहीं तो मेरा ही नाम ले लीजिए। नहीं सुधरोगे तुम लोग, बड़ा मुश्किल है सच में तुम लोगों को सुधारना। चल आइए, ठीक है ना बच्चे। अब मान के चलो राज्यसभा में आया सबसे पहले, और राज्यसभा के बाद फिर लोकसभा में गया, और लोकसभा ने इसको 6 महीने तक रोक लिया। ठीक है, अब राज्यसभा का सभापति जाएगा राष्ट्रपति के पास, कहेगा कि साहब देखो ऐसी बात है कि हमने तो पास कर दिया था इस विधेयक को, लेकिन इस विधेयक को लोकसभा ने रोक दिया। हमने तो पास कर दिया था, इसलिए अब आप इस पर ज्वाइंट सेशन बुलाइए। क्या कीजिए, अब आप इस पर एक ज्वाइंट सेशन बुलाइए आप इस पर। ठीक है, राष्ट्रपति ने ज्वाइंट सेशन बुलाया, लेकिन ज्वाइंट सेशन में संख्या किसकी ज्यादा है, लोकसभा की। तो इसलिए मैंने बोला है कि लोकसभा की इच्छा के विरुद्ध कोई भी विधेयक, साधारण विधेयक, कानून नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि लोकसभा ने रोक लिया, ज्वाइंट सेशन हुआ, फिर से ज्वाइंट सेशन में वोटिंग होगी, और तुम्हें भी पता है कि लोकसभा की सदस्य संख्या ज्यादा है। लोकसभा ठीक है अगर चाहेगा तो बच्चे ठीक है पास करा लीजिएगा, चाहेगा तो उसको रुकवा देगा। अगर लोकसभा की इच्छा नहीं है तो लोकसभा ज्वाइंट सेशन में भी ठीक है उसे रुकवा देगा, क्योंकि लोकसभा के सदस्य उसके अगेंस्ट में वोट देंगे। बात समझ में आ रही है, तो ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद हमने बोला पुनर्विचार। अब यहां पर ये पुनर्विचार का कॉन्सेप्ट समझ लो कि पुनर्विचार का कॉन्सेप्ट क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे। इसको देखो, ठीक है, इसको देखो, पुनर्विचार इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो पुनर्विचार का मतलब ये होता है बच्चे कि वो विधेयक लोकसभा से राज्यसभा में गया, अब वह विधेयक जो लोकसभा से राज्यसभा में गया था मेरे प्यारे बच्चे, तो राज्यसभा ने कह दिया कि इस पर पुनर्विचार करके लाओ, इसमें ये संशोधन है, इन्हें करके लाओ। ठीक है, पुनर्विचार के बाद ठीक है वह आया लोकसभा में। ठीक है बच्चे समझना, पुनर्विचार के बाद वह विधेयक लोकसभा में आया, और जब वह पुनर्विचार के बाद लोकसभा में आया तो लोकसभा चाहे ठीक है तो राज्यसभा के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को माने, और लोकसभा चाहे तो राज्यसभा ने जो जो संशोधन सुझाए हैं वह उनको सिरे से खारिज करते। ये इच्छा पर निर्भर करता है लोकसभा की पे। ठीक है, ध्यान रखना। तो पुनर्विचार के लिए राज्यसभा ने बोला, तो जब पुनर्विचार के लिए दूसरे सदन ने बोला तो पहले सदन के पास गया वो विधेयक, और जब पहले सदन के पास वो विधेयक गया तो पहली सदन की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो पहला सदन जो है भैया जी वह इस पर विचार करे अथवा ना करे। मेरी बात समझ में आ रही है, बेशक पुनर्विचार के लिए भेजा है, चला गया है, लेकिन ये जो पहला वाला सदन है ये बच्चे राज्यसभा ने जो भी संशोधन सुझाए हैं उन संशोधन पर विचार करे या ना करे, उन संशोधन को स्वीकार करे या स्वीकार करे, एज इट इज जैसा विधेयक पहला था वो वैसे के वैसे विधेयक को दोबारा से राज्यसभा के पास भेज सकती है, या फिर राज्यसभा ने जो भी कहा है वह उनमें से या तो कुछ प्रस्तावों को मान सकती है या फिर वह सारे के सारे प्रस्तावों को, सारे के सारे संशोधन को मान सकती है। यह पहले सदन की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पहले सदन से अगर कोई भी विधेयक फिर से पहुंच गया द्वितीय यात्रा में राज्यसभा के पास या दूसरे सदन के पास, तो फिर दूसरा सदन इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड होगा, दूसरे सदन को इस पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार समझाता हूं। लोकसभा राज्यसभा आपस में क्या संबंध रखते हैं, तुम्हें बेटा अभी तक ये संबंधी समझ में नहीं आया मुन्ना? कब से समझा रहा हूं बच्चे इन दोनों सदनों का संबंध। ठीक है ना, मैंने दोनों के दोनों सदन अच्छे से पढ़ा दिए। ठीक है, सारी चीजें मैंने क्लियर करा दी। ठीक है, अब आप पूछ रहे हो इस बात को कैसे काम चलेगा, अब आप बताइए कैसे है?
आप कैसे एग्जाम निकालेंगे? मुझे तो बड़ा दुख होता है यार कि तुम लोगों ने 1,000 रुपए की फीस पे की है। कोई कम नहीं होता 1,000 रुपया, ठीक है, अगर देखा जाए खासकर उनके लिए, ठीक है ना, जो एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। चलिए ठीक है कि 1,000 रुपया भी कम है, माना। समय तो आप अपना दे रहे हो ना, यहाँ पे समय तो बहुत बलवान है, समय तो बहुत कीमती होता है, उसके बावजूद भी देखो आप लोग, ठीक है, नहीं पढ़ रहे मन से, कि ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। चलो अपनी फिक्र, अपनी फ्यूचर की कोई फिक्र नहीं है, कम से कम नहीं तो बेटा अपने मम्मी पापा की तरफ देखो हल्का सा, है ना। देखिए वो बेचारे सोच रहे हैं, जब आप पढ़ते हैं तो वो उम्मीद पाल लेते हैं कि मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन आप तो कुछ और ही कर रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है ये बात, समझ भाई? तो बिल्कुल क्लियर है कि पुनर्विचार, ठीक है, जैसे पहले सदन ने किस दूसरे सदन को भेज दिया पास करके उस विधेयक को, दूसरे सदन ने अगर उस पर पुनर्विचार ले लिया कि भाई पुनर्विचार करके लाओ, ठीक है ना, इस पर पुनर्विचार करके लाओ, इस पर रिथिंकिंग करो, तो जो पहला सदन है वे पुनर्विचार के बाद इसमें आएगा। अब जब वे इसमें आएगा पुनर्विचार के बाद मेरे प्यारे बच्चे, तो पहला वाला सदन सुझाए गए संशोधनों को माने या ना माने, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। और जब वह दूसरी यात्रा में जाएगा, पुनर्विचार के बाद कोई भी विधेयक जब दूसरे सदन में फिर से जाएगा, तो फिर उसके बाद दूसरा सदन इस पर अपनी स्वीकृति देगा ही देगा। दूसरा सदन जो है वो बाउंडेड है, तो पुनर्विचार के बाद कोई भी विधेयक आता है तो दूसरा सदन इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं इस पॉइंट को, ठीक है, ध्यान रखना, नोट में लिख देता हूं, नोट पे। पुनर्विचार के बाद कोई भी विधेयक अगर दूसरे सदन में फिर से आता है, पुनर्विचार के बाद अगर कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक, ठीक है ना, दोबारा दूसरे सदन में जाता है, दोबारा दूसरे सदन में जाता है, तो दूसरा सदन स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड है। दूसरा सदन उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाउंडेड है। उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बात है। ठीक है बच्चे, दूसरा सदन बाउंडेड है, उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देने के लिए, उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, मतलब जो बात थी वो मैंने यहां पर लिखा दी, जो बात यहां पर थी। अब पुराने चलते हैं। अब वह विधेयक दूसरे सदन से, मान के चलो कि दूसरे सदन ने भी स्वीकृति दे दी, अब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, तो विधेयक के संबंध में जो राष्ट्रपति के अधिकार हैं वह आर्टिकल 111 में है। कल मैंने एमसीक्यू में आपको बताया था कि विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास जो अधिकार होते हैं, विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 111 में वर्णित है। किसमें? आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 111 में वर्णित है। ये बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 111 में वर्णित है। चलिए अब यहां पर आप समझिए, ठीक है, चीजों को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, प्लीज यहां पर, ठीक है, बहुत अच्छे से आप सुनिए उसको। अब वो विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति के पास उस विधेयक के संबंध में क्या क्या अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार तो यही है राष्ट्रपति के पास कि राष्ट्रपति बेटा उस विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे दे, और जैसे ही राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपनी एक्सेप्टेंस दी, ठीक है, उस पर अपनी सहमति दी, वो विधेयक कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो जैसे राष्ट्रपति महोदय साहब ने स्वीकृति दी, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति देने के बाद ही वो विधेयक कानून बन जाएगा, या तो राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति उस विधेयक को अस्वीकृत भी कर सकते हैं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कह सकते हैं कि मैं इस विधेयक को अस्वीकार करता हूं, अस्वीकृत भी कर सकते हैं। और जब राष्ट्रपति ने अस्वीकृत कर दिया, तो इसे हम लोग बोलते हैं आत्यांतिक वीटो।
इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो भाई, इसे बोला जाता है अब्सोल्यूट वीटो अंग्रेजी में। अब्सोल्यूट वीटो इसको बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने उस पर अपनी अस्वीकृति दे दी। राष्ट्रपति कहते मैं नहीं कर रहा, जाओ मेरा जो करना है कर लेना, लेकिन मैं नहीं इस पर अपनी स्वीकृति दे रहा, मैं से सिरे से अस्वीकार करता हूं, मैं सिरे से अस्वीकार करता हूं। बात समझ में आ रही है? या तो स्वीकृति, ठीक है, आप स्वीकृति इस तरह से समझो कि कभी आपने प्रेम प्रस्ताव दिया होगा सामने वाले को, तो जब सामने वाले को आपने प्रेम प्रस्ताव दिया होगा तो सामने वाला भी चाह रहा होगा कि पहले से मुझे दे इस तरह का कोई भी प्रस्ताव और मैं स्वीकार कर लूं। हालांकि सामने वाला जो है जब वो स्वीकार करेगा तो थोड़े से नखरे जरूर दिखाएगा, हल्का सा, लेकिन अंत तो उसके मन में है, स्वीकार कर लेगा। पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है? दूसरा, देखिए सामने वाला कहीं और कमिटेड है, हो सकता है आपको ना पता हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसका टारगेट है यूपीएसआई का एग्जाम निकालना और उससे पहले उसे किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, उसे ये नहीं चाहिए सब कोई भी किसी भी तरह का प्रेम प्रस्ताव इत्यादि, और आपने दिया तो ना केवल अस्वीकार किया बल्कि हो सकता है कि आपके थोड़ा सा, ठीक है, थप्पड़ फप्पड़ और ये सैंडल फैंडल भी पड़ गया, ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। उसको हम लोग कहेंगे अब्सोल्यूट वीटो। अब्सोल्यूट, अब्सोल्यूट का मतलब समझते हो? मतलब ताकत के साथ निर्णय ले लिया कि मैं अस्वीकार करता हूं, बात खत्म। अब्सोल्यूट मतलब किसी भी तरह का कोई, ठीक है ना, किसी भी तरह का कोई संशय ही नहीं है कि भाई नहीं दरोगा बनना है, 2 स्टार, ठीक है, उससे पहले कुछ नहीं, बाढ़ में जाओ तुम, ठीक है ना, चाहे तुम कोई भी सही, कितनी भी प्रॉपर्टी सही तुम्हारे पास, कितनी भी तुम सुंदर सही, कितनी भी तुम अच्छे दिखते सही, नहीं तो नहीं, खत्म। आत्यांतिक वीटो है, अब्सोल्यूट वीटो है। बात समझ पा रही है? तीसरा होता है जिसको हम कहते हैं कि वह कह सकता है कि पुनर्विचार करके लाओ। पुनर्विचार का मतलब है कि जब आपने प्रस्ताव दिया सामने वाले को, प्रेम का प्रस्ताव जब आपने दिया सामने वाले को, तो सामने वाला ऐसे ठीक तो है लेकिन मैं सोचूंगी, मैं इस पर विचार करूंगी, हाँ ठीक है, अच्छा, शर्मा के चली गई। इसका मतलब क्या है कि, ठीक है, असमंजस की स्थिति, आपको पता है कि हाँ कहीं ना कहीं, ठीक है, 90% तो एक्सेप्टेबल ही है, शायद 10% हो सकता है कि अपनी किसी सहेली से पूछे या किसी से पूछे और वो मना कर दे कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये लड़का बहुत खराब है, ये लड़का बहुत गंदा है। बात समझ में आ रही है? तो क्या है कि भाई मैं सोच के आपको बताऊंगी, या फिर आप दोबारा से इस पर विचार करो, जो आपने प्रस्ताव मुझे दिया है इस पर आप दोबारा से विस्तार करो, या फिर मैं सोच के बताऊंगी, तो उसको हम लोग कहेंगे पुनर्विचार करना। तो जब राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति बोल देगा, जिस सदन में वो सबसे पहले आया था उस सदन को राष्ट्रपति बोल देगा कि पुनर्विचार करके लाओ। मतलब क्या कर रहे हैं राष्ट्रपति? इसमें देरी कर रहे हैं कि पुनर्विचार करके लाओ, थोड़ी सी देरी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो। इसलिए हम इसको कहते हैं निलंबनकारी वीटो, ठीक है। मतलब इसको हम लोग बोलेंगे सस्पेंशन वीटो अंग्रेजी में, सस्पेंशन वीटो, निलंबनकारी वीटो। ये बात समझ में आई? तो हम इसको सस्पेंशन वीटो कहेंगे, पुनर्विचार। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने तो बोल दिया कि पुनर्विचार करके लाओ, जिस भी सदन में वो सबसे पहले आया था, तो किस सदन में सबसे पहले आया था? लोकसभा में सबसे पहले वो आया था, तो राष्ट्रपति ने तो बोल दिया पुनर्विचार करके लाओ भैया जी, वह गया लोकसभा में। अब लोकसभा, ठीक है, उस विधेयक पर राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों को माने या ना माने, ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि जो लोकसभा है बच्चे, लोकसभा राष्ट्रपति के द्वारा सुझाए गए जो भी संशोधन है, ठीक है, उन संशोधनों को स्वीकार करे या फिर उन संशोधनों को अस्वीकार करे। अब बहुत अच्छे से समझना ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति ने कहा कि भाई इसमें ये कमियां हैं, जैसे कि राज्यसभा ने कहा था, मैंने आपको बताया था, मतलब जैसे कि दूसरे सदन ने कहा था, तो वैसे ही राष्ट्रपति ने भी इस पर अपने संशोधन सुझाए, कुछ संशोधन सुझाए। अब लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है कि लोकसभा इन संशोधनों को या तो पूरा माने, ठीक है, या फिर थोड़ा माने, या फिर सिरे से अस्वीकार कर दे और फिर से लोकसभा इसको राष्ट्रपति के पास भेज दे, फिर से लोकसभा इसको राष्ट्रपति के पास भेज दे, मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना। अब राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। पुनर्विचार के बाद जब भी द्वितीय यात्रा में वो विधेयक आएगा, ये ध्यान रख लेना, मैंने बताया भी है, लिखवाया भी है कि पुनर्विचार के बाद जब भी विधेयक अपनी दूसरी यात्रा में आता है
तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उस पर, ठीक है ना, उस सदन को या फिर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। अगर नहीं भी देता तो स्वीकृति मान ली जाती है, स्वीकृति देनी पड़ती है, नहीं तो। चौथा क्या है बच्चे, ठीक है, चौथा पावर क्या है राष्ट्रपति का उस विधेयक के संबंध में, कि विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने ना तो स्वीकार किया ना अस्वीकार किया, ठीक है ना बच्चे, राष्ट्रपति ने बस उस पर अपनी स्वीकृति रोक दी, स्वीकृति रोक दी राष्ट्रपति ने उस पर अपनी स्वीकृति रोकने का मतलब समझ रहे हो ना। जैसे प्रेम प्रस्ताव गया, तो जब प्रेम प्रस्ताव गया ना तो लड़की ने हां बोला ना बोला, उसने कह दिया कि मैं सोच के बताऊंगी बस। ठीक, अब मैं जब सोच के बताऊंगी तो तुम पगला रहे हो, ठीक है, तुम बड़े परेशान, कल कॉलेज में मिली, तुम देखने लग गए, उसने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, हाँ चली गई अपनी क्लास में। परसों तुम, ठीक है, फिर से उसे ढूंढते पहुंचे कि शायद आज हाँ कर दे, और ऐसे कर करके 6 महीने 7 महीने 8 महीने पूरी 1 साल 2 साल तुम्हारी ग्रेजुएशन खत्म हो गई। इसका मतलब क्या है कि उसने आपके उस लव लेटर को, उसने आपके उस प्रस्ताव को अपने पॉकेट में रखा छोड़ दिया, कि वो उसकी पॉकेट में है। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग पॉकेट वीटो के नाम से जानते हैं। तो जब स्वीकृति को रोक ली जाती है, तो स्वीकृति को रोकने का मतलब क्या होता है कि भैया जी राष्ट्रपति ने उसे अपनी जेब में रख लिया, उसे अपने टेबल पर रखा छोड़ दिया। तो इसी प्रकार के वीटो को हम पॉकेट वीटो कहते हैं। इसी प्रकार के वीटो को हम क्या कहते हैं, पॉकेट वीटो। ठीक है, पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है, स्वीकृति रोक ली। मेरी बात आई समझ में। तो 3 प्रकार की वीटो, ये 3 प्रकार की वीटो साधारण विधेयक के संबंध में है। कौन कौन से वीटो साधारण विधेयक के संबंध में? सबसे पहला एब्सोल्यूट वीटो, आपने प्रस्ताव लड़की को दिया कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं, ठीक है, तो लड़की ने मना कर दिया कि चल हट, हवा आने दे, और भी बहुत काम है जीवन में। कैसा वीटो है? आत्यंतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, अस्वीकृत कर दिया। दूसरा आपने दिया, लड़की ने कहा कि इस पर फिर से विचार करके लाओ, आप भी विचार करके लाओ, इसमें ये संशोधन है। जैसे कि आपने मुझे प्रस्ताव दिया कल को आप मुझसे शादी करोगे, तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मैं बर्तन साफ नहीं करूंगी, मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करूंगी, अब आप इस पर विचार करके लाओ, मेरा ये प्रस्ताव है। ठीक है, अब आप गए विचार करने कि यार लड़की खाना तो नहीं बनाएगी, बर्तन तो नहीं साफ करेगी, झाड़ू पोछा तो नहीं करेगी, और कहीं ना कहीं मुझे तो एक फ्री की नौकरानी चाहिए थी। अरे अब क्या होगा? तो क्या है भैया जी, पुनर्विचार, मतलब उस प्रस्ताव में उसकी स्वीकृति अस्वीकृति में डिले कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर वह आया तो फिर राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति, पुनर्विचार के बाद अगर वह जिस भी सदन में या जिस भी व्यक्ति के पास जाएगा तो वह उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए वाउंडेड होगा, वह उस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगा। ये बात आ रही है समझ में। तीसरा है स्वीकृति रोक ली, रोक ली, लड़की ने क्या कह दिया, ठीक है ना, आपने प्रस्ताव भेजा, और जब आपने प्रस्ताव भेजा, ठीक है ना, तो उसने कह दिया कि मैं विचार करके इस पर बताऊंगी। ठीक है, ठीक है, अब आप इंतजार कर रहे हो, वो विचार कर ही नहीं रही है, उसका एकदम क्लियर है कि इससे तो हाँ बोलनी नहीं है, ठीक है, घटिया इंसान है ये, और आप खम का परेशान होते हुए चले जा रहे हो। तो स्वीकृति रोक लेने का मतलब होता है पॉकेट वीटो। अभी तक एक ही बार लिया गया है, ठीक है, हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की इस जर्नी में पॉकेट वीटो एक ही बार लिया गया है। इसको हिंदी में हम लोग जेवी वीटो के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, जेब, जेब समझते हो ना, जेवी वीटो मतलब जेब में रखा छोड़ दिया, तो इसको हम लोग जेवी वीटो भी कहते हैं। पॉकेट वीटो को एक ही बार लिया गया है 1986 में, डाकघर संशोधन विधेयक था, संशोधन विधेयक था, डाकघर संशोधन, पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल था, ठीक है ना। प्रधानमंत्री जो थे, सरकार थी राजीव गांधी जी की, पूरा डिटेल में लिख देता हूं, राजीव गांधी जी की सरकार थी, और जिस राष्ट्रपति साहब ने इस पर पॉकेट वीटो लिया था, उन राष्ट्रपति साहब का नाम था ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, जिस पर पॉकेट वीटो लिया था, ठीक है, 1986 में लिया गया था। अब हम यहां पर चलते हैं फिर से, चलो भाई अब मुझे थोड़ा सा इनके कमेंट दिखाओ। अब बताओ मुन्ना, साधारण विधेयक
ठीक है, हमने पूरा सुन लिया, पूरा समझ लिया और बहुत अच्छे से हमने ऑर्डिनरी विल को पास कर दिया। ठीक है, मतलब ऑर्डिनरी विल को हमने पढ़ लिया पूरा। अब ऑर्डिनरी विल हमने पूरा पढ़ लिया, एक भी सवाल ऑर्डिनरी विल का आपका जीवन में गलत नहीं हो सकता है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। बस जो भी मैंने आपको बताया ही एक बार आपको और सुनना पड़ेगा। शर्त क्या है, एक बार और सुनना पड़ेगा और सुनने के बाद अपने आप नोट्स बनाने पड़ेंगे खुद ही। कोई अवधि नहीं होती बेटा, राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक अपने टेबल पर रखा छोड़ सकता है, तभी तो उसको जेबी वीटो कहते हैं, तभी तो पॉकेट वीटो कहते हैं। आ गया समझ में बच्चे? क्लियर हो गया? चलो बहुत अच्छे। है ना, मैं आपको खाम की चीज नहीं बता रहा। ठीक है, देखो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि जब कोई भी विधेयक, है ना बच्चे, प्रस्तुत किया जाता है तो उस विधेयक के प्रस्तुत करने के 3 वाचन होते हैं, पहले वाचन, दूसरा वाचन, तीसरा वाचन। कभी नहीं पूछा गया कितने वाचन होते हैं, उन वाचनों में क्या क्या होता है। बेफालतू की चीज नहीं, डायरेक्ट प्रहार करो। ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा अभी तक, ठीक है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उनके सारे क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर में मिल रहे होंगे। कुछ भी ऐसा नहीं होगा आपने देखा होगा कि मैंने पढ़ाया और उसके क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे, तो भैया फिर काहे बात का पढ़ाना जब उसके क्वेश्चन ही नहीं मिल रहे तो। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर है मेरा। अब हम बात करेंगे दूसरा धन विधेयक के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मनी बिल, है ना बाबू। धन विधेयक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, धन विधेयक के बारे में। आओ चलो चलते हैं, धन विधेयक पर लेकर चलते हैं आपको भाई। चलो ये तो प्रश्न आ गए, पॉकेट वीटो। अब धन विधेयक, ठीक है, तो यहां पर मैंने लिखा कि धन विधेयक है, ये मैंने लिखा भैया जी धन विधेयक है, मनी बिल है। ठीक है, मनी बिल है, धन विधेयक है। धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बाकी का मैं बता दूंगा आपको। चलिए ऐसी एग्जाम्पल से समझा दी करो, जहां पे जरूरत होती है वहां पे मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। ठीक है ना, अब क्योंकि ये थोड़ा सा कठिन कॉन्सेप्ट था तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको समझा दिया। बस आज हम मनी बिल और पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैंने आपको और एक आध बिल पढ़ाया और स्पेशली अगर मैंने आपको फाइनेंस बिल पढ़ा दिया तो तुम्हारे, ठीक है, ये जो दिमाग के तारे हैं फ्यूज हो जाएंगे और तुम जितनी अभी मेरी तारीफ कर रहे हो फिर बुराई करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं केवल धन विधेयक, ठीक है, पढ़ाऊंगा आज, और समय भी हो गया। धन विधेयक, यहां पर लिखा मैंने लोकसभा, यहां पर मैंने लिखा बच्चे राज्यसभा, राज्यसभा, और यहां पर मैंने लिखा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। बच्चे मेरी एक हार्दिक तमन्ना है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, आज सब लोग आप हैं इस क्लास में, इस क्लास को बोलिएगा आप सबको कि अगर कोई भी बच्चा जिसने पॉलिटी रोक दी हो, ठीक है, किसी भी कारण बस बीच में पॉलिटी रोक के वो किसी और सब्जेक्ट पे फोकस कर रहा हो, तो आज आप टेलीग्राम ग्रुप में बोलना इस बात को सब लोग कि आज की क्लास तक जरूर कंप्लीट कर लो और आज की क्लास को तो जरूर लो। और इसमें मैं आपको अपने दिल की एक बात बता रहा हूं कि ये पॉलिटी है। मुझे अगर कभी, जैसे आपने खाकी बैच में मुझसे ज्योग्राफी पढ़ा होगा, और मेरी तमन्ना है कि और भी विषय में पढ़ाऊं, तो जो जीएस को लेकर आपका डर है ना कि ये रटने वाली विषय वस्तु है, ठीक है सर इसमें रटना पड़ता है, ये मैं बिल्कुल खत्म कर दूंगा, आप विश्वास कीजिए। बस अगर मेरे साथ साथ आप चलते गए और जो भी विषय आपने पढ़ा जीएस का, उसमें फिर दोबारा कोई कॉपी या किताब उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, आपसे प्रॉमिस करता हूं आपकी कसम। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो यूपीएसआई के प्रैक्टिस पेपर आएंगे ना, प्रैक्टिस सेट, तो उस प्रैक्टिस सेट पे मैं ऐसे ही चलूंगा, सब्जेक्ट वाइज चलूंगा, टॉपिक वाइज चलूंगा, एक एक सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक को कंप्लीट कराता हुआ चलूंगा। और आप बोलना कि सबसे पहले मैं किस विषय को लूँ, जो विषय आपको सबसे कठिन लगता हो जीएस में, आप बोलना कि सर आप इस विषय को लो, मैं उसी विषय को सबसे पहले लूंगा। आइए अब हम धन विधेयक के बारे में बात करते हैं। देखो धन विधेयक जो है बच्चे ध्यान रखना, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, ठीक है, इसको प्रमाणित लोकसभा का स्पीकर करता है। प्रमाणित करने का मतलब क्या होता है बच्चे? प्रमाणित करने का मतलब होता है
कि उसको अप्रूव करना कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है मेरे प्यारे बच्चे? लोकसभा का स्पीकर करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ये बात समझ में आ गई? लोकसभा स्पीकर। धन विधेयक की जो डेफिनेशन है, द डेफिनेशन ऑफ धन विधेयक, परिभाषा भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में दी गई है। ठीक है। दूसरा, जब किसी भी धन विधेयक को लाया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है, पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है, जिससे कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनावश्यक देरी ना हो, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनावश्यक देरी ना हो। ठीक है। तो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है बच्चे, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए अनावश्यक देरी ना हो। क्लियर है? चलिए हिस्ट्री को लेंगे बिल्कुल सबसे पहले। ठीक है बुन्ना, ये बात आई समझ में सबको? तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करता है। मेरे प्यारे बाबू, ये बात समझ में आ रही है? परिभाषा 110 में है और राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है। क्यों? आपसे कोई भी पूछे क्यों ली जाती है राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति, आप बोलोगे साहब इसलिए ले ली जाती है क्योंकि उस विधेयक को पास करने के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई अनावश्यक देरी ना हो, इस वजह से पूर्व स्वीकृति ले ली जाती है। अब वह जो विधेयक है भैया, ध्यान रखना, सबसे पहले धन विधेयक लोकसभा में ही आएगा, इसलिए मैंने लोकसभा के सामने लिखा है नंबर 1। ये ध्यान रखना, लोकसभा में ही आएगा धन विधेयक। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में कभी भी धन विधेयक सबसे पहले लाया ही नहीं जा सकता। सबसे पहले कहां पर आएगा? लोकसभा में धन विधेयक। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हुआ? यहां तक किसी को किसी भी तरह का कोई इश्यू तो नहीं? बिल्कुल भी कैसा भी। अब लोकसभा से पारित होने के बाद, अब लोकसभा से पारित किस प्रकार के बहुमत से होगा, सवाल ही उठता है। तो आप कहेंगे सर लोकसभा से वह पारित साधारण बहुमत से। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे धन विधेयक हो चाहे साधारण विधेयक हो, वह साधारण बहुमत से ही पारित होता है। धन विधेयक हो चाहे बच्चे वह साधारण विधेयक हो, इनफैक्ट वित्त विधेयक भी क्यों ना हो, ये तीनों विधेयक, धन विधेयक प्लस वित्त विधेयक प्लस साधारण विधेयक, ऑर्डिनरी बिल, ये साधारण बहुमत से ही पारित होते हैं। और साधारण बहुमत क्या होता है? आप लोग बताएंगे साधारण बहुमत क्या होता है? तो आपको पता है साधारण बहुमत होता है भैया जी, उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% प्लस 1। करने वालों का 50% प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण बहुमत कहते हैं। तो भैया जी वो साधारण बहुमत से पारित हो गया। अब जब वह साधारण बहुमत से पारित हुआ उपस्थित और मतदान करने वालों की 50% प्लस 1 से, तो वह किस में जाएगा? दूसरे नंबर पर राज्यसभा में जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे नंबर लिखा राज्यसभा। अब राज्यसभा के पास, ठीक है, इस विधेयक के संबंध में क्या क्या अधिकार है ये देखते हैं। राज्यसभा के पास क्या क्या अधिकार है इस विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में। इज दैट क्लियर? तो नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट कि राज्यसभा के पास इस विधेयक के कॉन्टेक्स्ट में, इस विधेयक के संबंध में क्या क्या अधिकार है, राज्यसभा क्या क्या राइट रखती है। सबसे पहले बच्चे, राज्यसभा इसको अपनी स्वीकृति दे सकती है। स्वीकृति किससे देगी? साधारण बहुमत से। या तो पहला सीन ही हो गया कि राज्यसभा इसको साधारण बहुमत से अपनी स्वीकृति दे दे। ठीक है, ध्यान रखना, स्वीकृति दे सकती है राज्यसभा। क्लियर हुआ? ये बात समझ में आई? राज्यसभा स्वीकृति दे सकती है। राज्यसभा बच्चे इसको पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकती है, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकती है, लेकिन ठीक है 14 दिन से पहले, 14 दिन से पहले, 14 दिन के अंदर अंदर राज्यसभा इसको पुनर्विचार के लिए लौटा दे। पुनर्विचार के लिए तो राज्यसभा चाहती है कि इसमें कुछ संशोधन करके आप लाइए, इसमें आपको संशोधन कीजिए। राज्यसभा ऐसा चाहती है, इसलिए राज्यसभा ने इसको लोकसभा के पास भेज दिया। अब आपको पता है लोकसभा, ठीक है, उस पर विचार करे ना करे, उसके संशोधनों को स्वीकार करे या ना स्वीकार करे, ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। तो राज्यसभा ने तो पुनर्विचार के लिए बोला, और जब राज्यसभा ने पुनर्विचार के लिए बोला तो राज्यसभा ने इसके संबंध में, राज्यसभा ने इसके संबंध में, ठीक है, कुछ संशोधन सुझाए। ये ध्यान रखना। तो राज्यसभा ने तो पुनर्विचार के लिए बोला, और जब राज्यसभा ने पुनर्विचार के लिए बोला तो बड़ा स्वाभाविक है राज्यसभा ने बच्चे इस संदर्भ में, ठीक है ना, कुछ संशोधन सुझाए। अब उन संशोधनों को स्वीकार करना या अस्वीकार करना, या स्वीकार किए जा रहे हैं तो थोड़े बहुत स्वीकार किए जा रहे हैं, अस्वीकार किए जा रहे हैं तो थोड़े बहुत अस्वीकार किए जा रहे हैं, ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन पुनर्विचार के बाद अगर फिर से ये आया तो राज्यसभा इस पर अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्य होगी।
ठीक है, तीसरा क्या है बच्चे, तीसरा ये है कि राज्यसभा इसको रोक सकती है अधिकतम 14 दिन के लिए, मैक्स 14 दिन के लिए रोक सकती है। राज्यसभा इस पर अस्वीकृति नहीं दे सकती, अस्वीकृति नहीं दे सकती धन विधेयक पर। अगर राज्यसभा धन विधेयक पर अस्वीकृति दे भी देती है, उसके बावजूद भी वह राज्यसभा से पारित मान लिया जाता है। मतलब धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास केवल इतना सा अधिकार है, केवल इतना सा अधिकार है कि राज्यसभा केवल व केवल मेरे प्यारे बच्चे उसको अधिकतम 14 दिनों तक डिले कर सकती है। बस राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि राज्यसभा उसको मैक्सिमम 14 दिनों तक डिले कर सकती है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ। तो सबसे पहले राज्यसभा स्वीकृति दे सकती है साधारण बहुमत से, तो फिर ये राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। अब चूंकि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति है तो धन विधेयक कानून बन जाएगा। या फिर भैया जी राज्यसभा इस पर पुनर्विचार के लिए, ठीक है, बोल सकती है कि इसमें कुछ संशोधन करके लाइए, पुनर्विचार। लेकिन ऐसा राज्यसभा पुनर्विचार के लिए जो बोलेगी, राज्यसभा को 14 दिन से पहले बोलना पड़ेगा पुनर्विचार के लिए, 40 डेज से पहले बोलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि राज्यसभा इसको रोक भी सकती है अधिकतम 14 दिनों तक, अस्वीकृति दे नहीं सकती राज्यसभा इस पर। राज्यसभा की औकात नहीं है कि राज्यसभा इस पर अस्वीकृति दे दे। अब आप यहां पर देखेंगे राष्ट्रपति, हालांकि ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाई जाते हैं धन विधेयक जो है, वह राष्ट्रपति की, ठीक है, पूर्व स्वीकृति से, राष्ट्रपति के प्री अप्रूव से लाई जाते हैं। प्री अप्रूवल होता है राष्ट्रपति का पूर्व स्वीकृति से। अगर इनकेस राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं है धन विधेयक के संबंध में, मान के चलो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं है, तो नंबर फर्स्ट राष्ट्रपति इस पर अपनी स्वीकृति दे देगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रपति इसको अपनी स्वीकृति दे दे। ठीक है, बड़ा स्वाभाविक है, राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, राष्ट्रपति को अधिकार है। लेकिन राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। मतलब इस पर निलंबनकारी वीटो नहीं ले सकता राष्ट्रपति, इस पर निलंबनकारी वीटो नहीं ले सकता, सस्पेंशन वीटो नहीं ले सकता। तीसरे बच्चे, राष्ट्रपति चाहे तो इस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है, स्वीकृति रोक सकता है राष्ट्रपति। स्वीकृति रोकने का मतलब क्या होता है बच्चे, कि इस पर आत्यंतिक वीटो ले सकता है, राष्ट्रपति इस पर आत्यंतिक वीटो ले सकता है। स्वीकृति रोकने का मतलब है अस्वीकृत कर दिया, ठीक है, अस्वीकृत कर दिया। या फिर आप ये कह सकते हो, स्वीकृति रोकने का मतलब स्वीकृति मत रोको, आप इसको अस्वीकृत कर दो, ऐसा कह दो कि राष्ट्रपति इसको अस्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति इस पर आत्यंतिक वीटो ले सकता है। तो स्वीकृति दे सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो निलंबनकारी वीटो नहीं ले सकता। अस्वीकृत कर सकता है मतलब आत्यंतिक वीटो ले सकता है। अस्वीकृत कर सकता है, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ बच्चे, अस्वीकृत कर सकता है तो बड़ा सीधा सा मतलब हुआ कि साहब इस पर वह, ठीक है, अब्सोल्यूट वीटो ले सकता है, आत्यंतिक वीटो ले सकता है राष्ट्रपति इस पर। और अगली बात मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, हाँ, आत्यंतिक वीटो ले सकता है राष्ट्रपति, इसको अस्वीकृत कर सकता है। लेकिन एक देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात आपको समझनी है मेरे प्यारे बच्चे। देखिए ये बात आपको बहुत अच्छे से, बहुत गौर से समझनी है कि ये चूंकि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाए जाते हैं, भाई मेरी बात समझ में आ रही है, ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाए जाते हैं, तो वैसे ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि राष्ट्रपति की पहले से ही इन पर पूर्व स्वीकृति होती है। अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं है, तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति नहीं है तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, निलंबनकारी वीटो नहीं ले सकता, आत्यंतिक वीटो भी ले सकता है, और राष्ट्रपति इस पर पॉकेट वीटो भी ले सकता है। राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो लेने का भी अधिकार है, पूरा का पूरा पॉकेट वीटो का भी अधिकार है, पॉकेट वीटो भी ले सकता। मतलब जब तक चाहे तब तक राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को अपने टेबल पर रखा छोड़ सकता है। लेकिन बच्चे, ठीक है, फिर भी मैं बताता हूं, अपनी हर एक क्लास में बताता हूं कि आमतौर पर, ठीक है ना, ऐसा करने की नौबत ही नहीं आती। क्यों नहीं आती ऐसा करने की नौबत? क्योंकि ये जो विधेयक होते हैं ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाए जाते हैं। अब चूंकि ये विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाए जाते हैं तो ऐसा करने की, ठीक है बच्चे, जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात आ रही है समझ में? एक बार सभी लोग बताएंगे।
जी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको समझ में आनी चाहिए, हमारा यही बच्चे उद्देश्य है कि आपको समझ में आए। आइए अब प्रश्न पर देखते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है? ठीक, कौन सा कथन गलत है? भारत की संसद के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो मतलब कौन सा कथन गलत है? संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, ये बात तो सही है। हमारे संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। संसद का जो सबसे प्रमुख कार्य है, संसद का सबसे प्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। ठीक है, अभी हम इसको पॉज कर देते हैं, चलो आगे देखेंगे। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नहीं बच्चे, मंत्रिमंडल का सदस्य कोई भी बन सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्रिमंडल का कोई भी सदस्य बन सकता है। वह चाहे तो लोकसभा से भी हो सकता है, वह चाहे तो राज्यसभा से भी हो सकता है, ये मैंने आपको बताया था। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। जी हाँ, हमेशा ध्यान रखना कि मंत्रिमंडल जो होता है उसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में बताया था कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया कि मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। तो ये भी सही होगा कि संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा गलत है? इसमें सी गलत है, तो जो गलत है वही पूछा है, तो सी विल बी राइट आंसर। ठीक है जी, आगे के प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में 4 कथन है। देखिए कठिन प्रश्न है, देखना कितना बड़ा प्रश्न है। इससे ज्यादा कठिन तुम्हारे यूपीएसआई में आ नहीं सकते जो प्रश्न यहां पर है, और अगर ऐसे प्रश्न आ गए तुम धुआं निकाल आओगे, ये मुझे पक्का विश्वास है। देखिए, तो पॉलिटी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, घोड़े बेचकर सो। पॉलिटी सपने में भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, आपके में अगर आए तो बस यही आए कि हाँ राष्ट्रपति चल रहा है, उपराष्ट्रपति चल रहा है, प्रधानमंत्री चल रहा है, और एक एक चीज तुम्हारी क्लियर हो कि है ही क्या इसमें ऐसा। अब आप कोई भी किताब पढ़ो पॉलिटी की, दुनिया की कोई भी किताब, हर एक किताब आपके समझ में आएगी। अब हर एक चीज आपको समझ में, हर एक क्वेश्चन आपसे लड़ेगा पॉलिटी का। अब यहां पर भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूछा है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल सही बात है ना? प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र होता है, क्योंकि मैंने बताया कि मंत्री दोनों ही सदनों में से हो सकते हैं और प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए अगर वह मंत्री बनना चाह रहा है। अगर नहीं भी है तो 6 महीने तक वह ऐसे बना रह सकता है मंत्री, लेकिन 6 महीने के बाद या 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर उसे दोनों में से किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना। और वैसे मंत्री के लिए मंत्री लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है, मंत्री राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। ठीक है बाबू, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ये ध्यान रखना, वह इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। चलो इसे अभी पॉज करते हैं। अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये बात बिल्कुल सत्य है कि वे अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों को चयन करने के लिए प्रधानमंत्री पूरी तरह से अपने स्वविवेक का प्रयोग करता है, पूरी तरह से अपने स्वविवेक का। अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है, क्योंकि स्वविवेक प्रयोग की शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है।
ये फिर से देखना, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में सीमित शक्तियां रखता है प्रधानमंत्री। नहीं बच्चे, असीमित शक्तियां रखता है, ये गलत हो गया। ये सही होगा कि वह इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करने के लिए अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करता है। स्वाभाविक बात है। तो इसमें पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, लेकिन डी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन करने में वो सीमित शक्तियां रखता है। क्या प्रधानमंत्री पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। वह चाहे तो जिस भी व्यक्ति को मंत्री बनाए राष्ट्रपति के माध्यम से, वह राष्ट्रपति को आदेश देगा, या फिर आदेश नहीं कहा गया, संविधान में तो कहा गया है कि वह राष्ट्रपति को एडवाइस देगा और राष्ट्रपति उसके एडवाइस को मानने के लिए बाउंडेड है। मैंने बताया था ना, वह राष्ट्रपति को एडवाइस देगा और राष्ट्रपति उसके एडवाइस को मानने के लिए बाउंडेड है, राष्ट्रपति बाध्य है उस एडवाइस को मानने के लिए। तो फिर हुआ क्या, ठीक, कहानी क्या हुई, इस कहानी को आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से हुई मेरे प्यारे बच्चे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है कि भाई इस व्यक्ति को ये वाला मंत्रालय आप दीजिए, इस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाइए, राज्य स्तर के मंत्री की शपथ दीजिए, या फिर आप उपमंत्री की शपथ दीजिए। बात समझ में आ रही है? तो ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कहता है, राष्ट्रपति बाउंडेड है उस बात को मानने के लिए, राष्ट्रपति बाध्य है उस चीज को करने के लिए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति से कहा कि इस व्यक्ति को इस मंत्रालय से बर्खास्त कीजिए, या फिर इस व्यक्ति का इस मंत्रालय से किसी दूसरे मंत्रालय में ट्रांसफर कीजिए। तो भैया जी प्रधानमंत्री जो है वह असीमित शक्तियां रखता है, इस संदर्भ में असीमित शक्तियां रखता है। ठीक है जी, तो इसलिए अगर देखा जाए तो डी गलत हो जाएगा, जो गलत है वही सही है। ठीक है जी, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से अपने सदस्यों, अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन भी कर सकता है। अपने हाँ बेटा, इसमें क्या हो गया, इसमें एक काम हो गया मेरे प्यारे बच्चे, इसमें ये कूट नहीं दे रखे क्या, इसमें कूट नहीं है यार इस प्रश्न में। अब जब कूट नहीं है तो कोई एक प्रश्न ठीक होगा इसमें, माफ करना, कूट नहीं है ना बच्चे इसमें, ठीक, कूट नहीं है, तो कूट नहीं है तो इसमें कोई एक ही सही होगा, कोई एक ही सही होगा या फिर कोई एक ही गलत होगा। या तो ये बोला गया कि भारत का प्रधानमंत्री और 4 ऑप्शन निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, या तो ये पूछा जाता कि भारत का प्रधानमंत्री निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, या फिर इनमें से कोई एक सही है। ठीक है, ये प्रश्न में थोड़ी सी दिक्कत है। तो देखो, भारत का प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ठीक है, मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। ठीक है, कोई एक इसमें से सही है, तो इसलिए बच्चे ये गलत होंगे, ये सभी गलत होंगे, क्योंकि ये, ठीक है, ऑप्शन ए सही है, तो ये बाकी के सभी क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। देखो मैं इसके पीछे आपको बताता हूं क्या है। ठीक है, कि अगर इसमें कूट होता, ठीक है, कूट होता तो इसमें किसी भी तरह का कोई भी दो राय नहीं था मेरे प्यारे बच्चे, कि पहला दूसरा तीसरा ये ठीक होता, डी आपका गलत हो जाता। लेकिन इसमें से कोई एक पूछा है कि कौन सा एक सत्य है, इसमें ये पूछा है बेटा कि इसमें से कौन सा एक सत्य है, तो कौन सा एक सत्य आपसे पूछा है, तो वह संसद के दोनों में से किसी भी सदन से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। ठीक है, ध्यान रखना। अब इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का वह चयन कर सकता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रश्न के कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो इसमें बस ये पूछा गया है कि कौन सा सबसे ज्यादा सत्य है। ठीक है, ये यूपीएससी का प्रश्न है, यूपीएससी के प्रश्न में पूछा जाता है कि कौन सा सबसे ज्यादा सत्य है, सर्वाधिक सत्य कौन सा है, सबसे ज्यादा सत्य कौन सा है। तो जब इस तरह का प्रश्न आए कि सर्वाधिक सत्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ए विल बी राइट आंसर, सर्वाधिक सत्य। जी हाँ बेटा। ठीक है, तो इसमें यह है कि कोई एक है और कौन सा एक जो है वो सबसे ज्यादा सही है, तो सबसे ज्यादा सही इसमें ए है। कहने को बी भी ठीक है, कहने को सी भी ठीक है। ठीक है, अगर कूट होते तो, मतलब कूट का मतलब है वो नीचे लिखे नहीं होते केवल 1, केवल 2, केवल 3, अब इसमें कूट ही नहीं है, तो कोई एक सत्य आपको चुनना है, और जब कोई एक सत्य आपको चुनना है जो कि सबसे ज्यादा सत्य हो, तो वह कौन सा होगा, वो ए होगा। ठीक है भैया, ये बात क्लियर हुई, एक बार थम्स अप देंगे। एक बार बताएंगे, ये बस समझ में आई आपको। चलो ये भी अच्छा है कि इस तरह का प्रश्न मिल गया। ठीक है, इस तरह का प्रश्न मिल गया। मैं चाह रहा था कि ऐसा कोई प्रश्न, ठीक है, आपको दिखाऊं। यूपीएससी के प्रश्न ऐसे ही होते हैं कि 2 भी ऑप्शन ठीक होते हैं, 3 भी ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन फिर भी वो किसी एक ऑप्शन को ही आपसे पूछता है कि कोई एक ऑप्शन बताओ जो ठीक हो, तो आपको जो सबसे ज्यादा ठीक हो वो चुनना पड़ता है। ठीक है ना मुन्ना, ये बहुत अच्छी बात है कि चलो इस तरह का प्रश्न मिल गया, अभी मिल गया।
जी बेटा, मैंने बताया है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है, आप शायद पढ़े नहीं। मैंने बताया है कि मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में कैबिनेट स्तर के भी मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और उप मंत्री भी होते हैं। राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो जो किसी कैबिनेट मंत्रालय से अटैच्ड होते हैं, दूसरा ऐसा जो स्वतंत्र प्रभार लिए हुए होते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होता, तो वे स्वतंत्र प्रभार लिए हुए होते हैं। ये मैंने बताया है। काजल कह रही है कितना पानी पियोगे? बेटा तुम्हारे घर से आ रहा है क्या? चलो ठीक है, तुम्हारे घर से आ रहा हो तो ठीक है। ठीक है भाई, तुम्हारा पानी मैं खत्म कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे यार तुम लोग। बहुत अच्छे, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये ठीक है। ठीक है, देखो, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन से वे अपने सदस्यों से मंत्रियों का चयन करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। बिल्कुल सत्य है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सत्य है। लेकिन बाकी के ये तीनों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इन कथनों पर हम विचार करते हैं। केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होती है वह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, लेकिन अभी हम इस पे डॉट करेंगे। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। बात बिल्कुल सत्य है। मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल है, ये भी बात है बच्चे, ये भी बात बोली गई है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति नहीं, केंद्र में मंत्रिपरिषद केवल व केवल बच्चे लोकसभा के प्रति। जब कूट वाले प्रश्न आते हैं तो कभी कभी आपको क्या होता है, कभी आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, कि पॉज करना पड़ता है। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले आ गया, पहले पॉज कर दो, उसमें बिंदी रख दो कि मैं कूट के आधार पर निर्णय लूंगा। तो भैया जी 2 और 3 इसमें सही है, क्योंकि मंत्रिपरिषद संसद नहीं, मंत्रिपरिषद केवल व केवल बेटा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में ऐसा बोला गया है। चलिए आइए, अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देने वाला व्यक्ति कौन होता है बच्चे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रथम विधि परामर्शदाता होता है, भारत सरकार का वकील होता है, जो सरकार को कानून से संबंधित मामलों पर उचित परामर्श देता है। तो वह कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। ठीक है ना बाबू। अगला प्रश्न है, और ये लास्ट प्रश्न है आई थिंक। ठीक है जी हाँ, लास्ट प्रश्न है। भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश में होती हैं। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। ये गलत हो गया। ठीक है ना, वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य नहीं होता। संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। ये भी बात गलत हो गई। उसे राष्ट्रपति हटाते हैं, कोई महाभियोग नहीं लगता उसके ऊपर। तो केवल 1 और 2 ठीक होंगे, 1 और 2 केवल ठीक होंगे, 1 और 2। ठीक है मुन्ना, ये बात समझ में आई? पॉकेट वीटो क्या होता है? हिम्मत, एक बार प्लीज आप ठीक है पढ़ना दोबारा से इस लेक्चर को। पॉकेट वीटो समझ में आ जाएगा। अब आपके जो भी डाउट है, जैसे भी डाउट है, अब आप बताना। 1 और 2 करेक्ट है, बिल्कुल 1 और 2 करेक्ट है। करेक्टिव ने पूछा है निम्न कूट से उत्तर दीजिए, तो भैया जी विचार करके आपको निम्न कूट से सही का उत्तर देना है। तो 1 और 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऑप्शन है। एक एक कमेंट दिखाओ भैया मुझे जरा। अमन का दिखाओ। अमन ऊपर, हाँ अमन नीचे नीचे। प्रेसिडेंट की विधेयक शक्ति आर्टिकल 111 में है। क्या ये ओनली साधारण नहीं, ये सभी प्रकार के विधेयकों के संबंध में है। एक मिनट, हरेंद्र प्रताप सिंह का बेटा ऊपर ही देखो, अभी तुम नीचे मत देखो। हरेंद्र प्रताप सिंह, क्या पॉलिटी है? फाड़ू मजा आ जाता है। और ये कौन सा शब्द है भाई, फाड़ू? मैनी मैनी थैंक यू। चलो ठीक है, लेकिन शब्दों का ठीक है, थोड़ा सा बच्चे, थैंक यू सो मच। सोनम कुमारी, आप जैसे शिक्षक मिले तो स्टडी हमारे जीवन में एक सुकून की भांति लगता है। ऐसा लगता है कि फिर कब मिले? कल मिलेंगे बेटा, कल क्लास होगी ठीक है, जिसमें हम केवल एमसीक्यू कराएंगे। कल की क्लास में सब लोग आना, कल की क्लास में, है ना। सर जरूरी है क्या लोकसभा का हर व्यक्ति विधेयक को पारित करे? दूसरे नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर कोई साधारण विधेयक है तो साधारण विधेयक को साधारण बहुमत से पारित होना है। साधारण बहुमत क्या? उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% +1।
तो जरूरी थोड़ी नहीं होता कि लोकसभा का हर एक सदस्य उस पर अपनी स्वीकृति दे, थोड़ा सा ऊपर करना बेटा। अगर लोकसभा के कुछ सदस्य राज्यसभा के पक्ष में हो तब साधारण विधेयक किसकी सहमति से पारित होगा? लोकसभा में लोकसभा के सदस्यों से, राज्यसभा में राज्यसभा के सदस्यों से पारित होगा बच्चे। एक मिनट, ऊपर एक और कमेंट है, वंदना, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका पढ़ाया हुआ बिल्कुल दिमाग में क्लियर हो। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सर आप 2 साल से यूट्यूब पर जीएस पढ़ाने के लिए बोल रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पढ़ाए हो बेटा, जब मुझे आदेश मिलेगा मैं तभी पढ़ाऊंगा, अपने मन से नहीं। एक और ऊपर करो बच्चे थोड़ा सा। सानिया का बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, समझाते हैं। चलो विष्णु कौशिक का है, पीएम यदि किसी, निकल गया बेटा वो प्रश्न। चलो ठीक है ना, थैंक यू, मतलब आपके सारे डाउट हो गए। ठीक है जी, धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी को, थैंक यू सो मच। चलिए ठीक है, तो ये थे, बाकी का कल हम केवल व केवल एमसीक्यू ही लेंगे। ठीक है, कल सुबह 10 बजे मिलते हैं, तब तक आप सब अपना ख्याल रखो, वरना मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जबरदस्त रहो। ठीक है, थैंक यू।